नमस्कार, मैं किशन सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल यूपीएससी के रिज़ल्ट आ गए हैं और लखनऊ का जिन्होंने मान बढ़ाया आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है रोहित करदम। उन्होंने यूपीएससी में 517 रैंक हासिल की है। और आपको एक खास बात बता दूं, जिनका आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं वो एक समय पे मेरे क्लासमेट भी थे, तो आज उनका इंटरव्यू लेना कुछ खास रहेगा मेरे लिए भी। और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं यूपीएससी में 517 रैंक पाकर क्वालिफाई करने वाले और लखनऊ का मान बढ़ाने वाले रोहित करदम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और मुझे भी काफ़ी खुशी है, कल के रिज़ल्ट्स के बाद मैंने 517 रैंक हासिल करी है और जिसके अनुसार मुझे आईएएस की पोस्ट मिलेगी। जी रोहित, हम लोग ने तो बहुत समय साथ भी बिताया है। आज जितनी खुशी कल आपको हुई थी उतनी खुशी मुझे भी हुई थी। और सबसे पहले पूछना चाहूँगा, उस स्कूल के रोहित में और आज के रोहित में आप क्या फ़र्क देखते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल में जब हम थे तो कहीं ना कहीं एक लड़कपन था। चीज़ों को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण था वो काफ़ी अलग था। और हाँ, बिल्कुल यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ने के बाद जो मैंने हमारे समाज से जुड़ी हुई चुनौतियाँ, जो इस समय मौजूदा राजनीति है, और कहीं ना कहीं खुद को एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में देखता हूँ। और इस तैयारी ने ना ही सिर्फ मुझे एक अच्छी नौकरी प्रदान करी है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरी सोच को भी विकसित किया है, ताकि मैं हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को एक बेहतर नज़रिए से देख सकूं। तो यही मेन अंतर है। रोहित, अगर मैं बात करूं, यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई हलवा चीज़ नहीं था जी कि बस लोग कहने को सब कह देते हैं भाई मैं आईएएस बनूंगा। हम लोग जब स्कूल में भी थे बातें करते थे आईएएस बन जाओगे क्या इतना पढ़ के। जब हम लोग क्लास बंक करा करते थे, वो कहानियाँ भी बहुत दिलचस्प हैं। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, वो मजाक जिस चीज़ को मजाक करते थे आज उसको आपने हकीकत में बदल दिया। तो हम दोस्तों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। पर इस जो सफ़र रहता है वो सफ़र कोई नहीं जानता, सब रिज़ल्ट का वेट करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सफ़र काफ़ी मेरा चुनौतीपूर्ण था। मैंने आपके साथ, हम लोगों ने एक ही स्कूल में 12वीं करने के बाद फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करी। और 2018 में उसको पूर्ण करने के बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में एज अ ग्रेड ए ऑफिसर गुजरात में पोस्ट होके 6 महीने काम भी किया। पर वहाँ पे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं सिविल सेवाओं में ही ज़्यादा अच्छा योगदान कर पाऊँगा। और क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस सेवाओं में रहे हैं, वो यूपी में एज ए डीएसपी रिटायर हुए थे, तो एक बचपन से ही एक मनोकामना थी, एक रुझान था सिविल सेवाओं की तरफ जाने का। तो फिर मैंने उसके उपरांत 2019 से लग कर इसकी तैयारी करी और पहले ही प्रयास में मेरा प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से मेंस के दौरान मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। और दूसरे प्रयास के कुछ ही दिन पहले मेरी मदर की डेथ हो गई थी कैंसर से, तो फिर वो उसमें मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाया। बट हाँ, फिर से मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और इस तीसरे प्रयास को मैंने सोचा अब अंतिम प्रयास बनाते हैं। और शायद सबकी अच्छी ख्वाहिश थी और मेरी मम्मी की चाह थी, जो इस बार मुझे मेरा मनचाहा पद प्राप्त हुआ है। बहुत सी चीज़ें पूछनी है आपसे, पर सबसे पहले सफ़र में बात करूंगा, क्योंकि जब लोग होते हैं रिजल्ट पे सब बात करते हैं, पर सफ़र जो प्रोसेस होता है, आजकल आईपीएल का समय है तो महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा प्रोसेस पे बात करते हैं। तो प्रोसेस पे ज़रूर बात की किया जाए, क्योंकि जो भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आपसे भी बहुत लोग इंस्पायर होंगे, तो प्रोसेस सब जानना चाहेंगे। क्योंकि रिजल्ट सब चाहते हैं मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं पीसीएस बन जाऊँ, पर प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर वो प्रोसेस के बारे में आप बताएं कि कैसे आपने, क्योंकि नौकरी छोड़ना आईओसीएल की वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई इंसान ईजिली ये फैसला नहीं ले पाता कि मेरी 1 लाख की नौकरी लगी है मैं छोड़ के, ये डिसीज़न ही लेना आपस अपने में बहुत टफ टास्क होता है। फिर जॉब छोड़ना, फिर वो प्रोसेस फॉलो करना। अगर प्रोसेस बताएंगे तो जो नए एस्पायरेंट्स आईएएस के उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। जी, जहाँ तक मैं प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मेरी पूरी तैयारी में थी वो थी कि मैं लगभग हर दिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन मैं 2 अखबार ना पढूं। और अगर नाम बताऊं तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये मुझे लगता है मेरी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्योंकि आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को ही एक मतलब अल्टीमेट चीज़ मान लेते हैं और उसी पे ही स्टिक करते हैं। बट होता क्या है, ये स्टडी मटेरियल्स में काफ़ी एक जैसी मोनोटोनस बात लिखी होती है और वो आपके आंसर को एक अलग नहीं कर पाती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उसका रेगुलर आप नोट्स बनाते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, जो मैं कहूँगा मेरे पहले 2 अटैम्प्ट में मिसिंग थे, इन मॉक टेस्ट ने और न्यूज़पेपर्स ने शायद मेरे आंसर को कुछ अलग दिखाया। क्योंकि मेरे जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, बट हाँ वैकल्पिक विषय में थोड़े कम रह गए, इसलिए शायद मेरी रैंक थोड़ी नीचे आई। लेकिन ठीक है, ये तो यूपीएससी के बारे में कहा ही जाता है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और नए अभ्यर्थियों के लिए तो यही सलाह है कि ज़्यादा
गाइड हों, मिसगाइड ना हों, और कुछ ही किताबें पढ़ें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। जी, जैसा आप रोहित जी ने बताया है, मुझे जो उम्मीद है जो व्यूअर्स हैं, जो नए एस्पायरेंट्स हैं और जो इनसे एक तरह से मोटिवेट होंगे और तैयारी कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ और पूछूंगा, आपने अपनी बात में कहा था कि सेकंड एग्ज़ाम, जब सेकंड अटैम्प्ट दिया था आपने, तो आपकी माता जी का देहांत हो गया था उस वक्त, मुझे पता है। कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, जो जहाँ तक मुझे याद है उस समय। वो बड़ा टफ पीरियड था आपके लिए रोहित, मैं भी उस समय आपके साथ था। वो टफ पीरियड से निकल कर अगली अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना, ये अपने में एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, मुझे भी, हर लोगों को मोटिवेट करती है, क्योंकि लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं। पर वो जो फेज़ था, वो 1 साल का फेज़ आपने कैसे अपने लिए चैलेंजिंग लिया, क्योंकि घर में भी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं उसके बाद, माँ का ना रहना, तो वो सारी चीज़ों को कैसे फेस किया और तैयारियाँ कैसे, अपने फोकस को कैसे बना के रखा, सबसे बड़ी मेन सवाल यहाँ पर ये। जी बिल्कुल, चुनौतियाँ तो काफ़ी थी। मतलब मम्मी का जाना ही मेरे लिए इतना बड़ा सदमा था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो पूरा 1 साल वो पीड़ित रही थी। तो उसी दौरान हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई थी कि साथ लंबा नहीं है, और ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं इस पद पे पहुंचूं। शायद वो मुझे यहाँ देखना ही चाहती थी, क्योंकि जब वो बीमार थी मैं उनके पास अक्सर जाया करता था, तो हमेशा ये कहती थी कि तुम जाके पढ़ाई करो। और जो पूरी जिम्मेदारी थी वो मेरे बड़े भाई ने उठाई थी, जो अस्पताल जाना वगैरह। और एक छोटा सा घटना मुझे याद आ रही है, जब मेरी मेंस की परीक्षा चल रही थी, तो उसी दौरान अस्पताल से फ़ोन आया था कि आपकी मदर को सीरियस प्रॉब्लम है और शायद ये कल का दिन भी ना देख पाएँ। तो उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं पेपर दूं या ना दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस पेपर को दूंगा, और यही मेरी मम्मी की ख्वाहिश है। और आज मुझे लगता है वो जहाँ कहीं भी होंगी बहुत खुश होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये मोटिवेशन मेरा अंदर से था, और मैं खुद चाहता था अपने आप को इस जगह पे देखना, क्योंकि जैसा आपने बताया मैंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है यहाँ तक आने के लिए। और बिल्कुल भले ही 3 प्रयास लगे, बट मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए 1-2 प्रयास लगने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हम तभी उस चीज़ की अहमियत को समझते हैं जो हमें थोड़ी कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद मिलती है। बहुत अच्छी बात कही है। अगर जितने भी यंग एस्पायरेंट होंगे आईएएस के, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी अहमियत भी आप उतनी ही समझते हैं। आसान से मिली चीज़ें, उसकी अहमियत इंसान नहीं करता, उसको आसानी से खो देता है। और जैसे कि एक बात और इनने कही कि उस समय जो सवाल, जो चुनौती सामने 2 थे कि वो एग्ज़ाम छोड़ के या वापस आते हो एग्ज़ाम देने, पर उनने अपनी माता जी की इच्छा जो थी उसको पूरा किया। एक चीज़ सवाल और पूछेंगे कि इंटरव्यू, अब बात आते हैं इंटरव्यू, जब आपका हुआ, आपने मेंस और प्री सारे क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू की बात आती है, वहीं पर बहुत लोग आके रुक जाते हैं। प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, जब भी आप उनसे मिलिए, जितने भी एस्पायरेंट कहते हैं यार इंटरव्यू रह जा रहा है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी ना ही कोई 1 दिन में कर सकता है, ना ही 1 महीने में, क्योंकि जैसा हम लोग यूपीएससी में कहते हैं कि वह व्यक्तित्व परीक्षण होता है, यानी किसी के व्यक्तित्व का एक तरह से पूरा जायज़ा लिया जाता है। और हमारे सामने जो पैनल मेंबर्स होते हैं उसमें वो सब संवैधानिक पद पे होते हैं, और उनका मिला जुला अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो करीब 200 साल का होता है उनका जो अनुभव है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो जो मुझे इंटरव्यू में हेल्प करी कि हम लोग बचपन से ही, जैसे आप, हम दोनों ही लोग, स्कूल में भी हम लोगों ने मंच में कई बार संबोधित किया है लोगों को, और पब्लिक स्पीकिंग का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। और कहीं ना कहीं मेरे पिछले IUCL और NTSC के इंटरव्यू जो मैंने उत्तीर्ण करी थी अपने 9th क्लास में, इन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया था मुझे। और मुझे यही लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कोई आपकी नॉलेज एज सच चेक नहीं करता है, वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आप किसी भी तरह के स्टीरियोटाइप, पूर्वाग्रहों से घिरे तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस नहीं है, एक कुशल शासक के अंदर जो कुछ 4-5 क्वालिटियाँ होनी चाहिए वो आपके अंदर हैं कि नहीं, आप कठिन परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं। तो शायद आप क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि आप किस तरीके से उसको कह रहे हैं, आप अपनी बात पे कन्विक्शन है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके हाथ पैर, आपका ड्रेसिंग सेंस, ओवरऑल आप एक अधिकारी की पर्सनैलिटी आप पे दिख रही है कि नहीं। तो अगर इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाए और पब्लिक स्पीकिंग करें और जो बोले तथ्यपूर्ण बात बोले, हवाई बात ना करें, तो मुझे लगता है इंटरव्यू बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बहुत बारीकियों से रोहित ने सवाल का जवाब दिया है, तो जो भी सुन रहे होंगे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर बात की जाए, आपने इंटरव्यू के बारे में बहुत चीज़ें बताई कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो चीज़ स्कूल से ही हमें सिखाई जा रही थी। तो ये सब चीज़ें कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर काम आती है। पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू की वो कुछ खास बातें आपको याद हो, या कोई ऐसे सवाल याद हो,
क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत से एस्पायरेंट होते हैं जिनसे क्वालिफाई होता है भाई इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, तो ये एक बहुत ज़रा क्यूरियोसिटी रहती है उन बच्चों में। तो मुझे भी थी कि जब भी मैं मिलूँगा और इसी बहाने आपसे मिलना भी हुआ तो कुछ सवाल दिमाग में जहन में ज़रूर रह जाते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं और अच्छा दे सकता था या इस सवाल का ये जवाब दे सकता था। तो आपको अगर कुछ ऐसे सवाल याद हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल, कुछ सवाल ऐसे, क्योंकि वो इंटरव्यू का पल ऐसा होता है जो आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो पूरे 35 से 40 मिनट मेरे सामने निगाहों के चलते हैं। तो यूपीएससी की बिल्डिंग में प्रवेश करना ही मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि वो उस पूरे पल को मैं जितना जी पा रहा था, मुझे लगता है कि इंटरव्यू शायद इसीलिए मेरा अच्छा हुआ। मेरे 185 अंक हैं, 185, जो कि शायद वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं यूपीएससी में इस साल। और रही बात कुछ सवालों की, तो जी हाँ, पहला सवाल यूपीएससी चेयरमैन सर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर ने पूछा था। जब उन्होंने मेरा प्रीवियस जॉब का सैलरी देखा तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ही यही पूछा कि आपको तो वहाँ 1,35,000 रुपये हर महीने मिलता था, गवर्नमेंट जॉब थी, तो आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं? आईएएस की सैलरी तो इससे आधी भी नहीं है। तो उनको मैंने बोला कि सर बिल्कुल पैसे तो यहाँ उतने नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सिर्फ पैसे पर ही ना ध्यान देके अन्य चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक दूसरा सवाल ये था कि एक हमारी लेडी पैनल मेंबर थी, नाम तो नहीं मालूम मुझे उनका, उन्होंने एक मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इंसान के जीवन में राजनीतिक शक्ति ज़्यादा ज़रूरी है या मनी पावर, यानी पॉलिटिकल पावर वर्सेस मनी पावर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? तो इसमें भी मैंने एक बड़ा बैलेंस आंसर दिया था कि मैम बिल्कुल पॉलिटिकल पावर हैज़ इट्स ओन रोल, बट डेफिनेटली जो मनी है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। और तीसरा सवाल एक खालिस्तान के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 24 फरवरी को था और 23 फरवरी को एक घटना घटी थी पंजाब में। तो वो ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेसफुल क्वेश्चन था, उसने मुझे स्ट्रेस में डालने की कोशिश करी थी। बट ऐसे क्वेश्चन से मुझे ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा बचना ही ठीक रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, बट सामने जो बैठे हैं शायद उनको वैसा ना लगे। तो वहाँ पे मैंने सॉरी का प्रयोग किया था और एक मुस्कुराते हुए अपने इंटरव्यू को ख़त्म किया, जिसके बाद मुझे चेयरमैन सर ने एक्सीलेंट भी बोला। और बस पूरे इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंट रहा, मुस्कुरा के जवाब दिया जो जवाब दिया। तो आपकी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ जो राजनीतिक मुद्दों से रिलेटेड सवाल हों उस पर आप जितना प्रोफेशनल ढंग से जवाब दें तो वो बेहतर रहेगा, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मतलब हम लोगों का जो एथिक्स पेपर होता है, नीति शास्त्र, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खूबी एक सिविल सेवक में देखी जाती है वो होती है राजनीतिक तटस्थता, यानी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, बट ब्यूरोक्रेसी को जो स्टील फ्रेम का दर्जा दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी को हर किसी सरकार के साथ काम करने के लिए सजग रहना चाहिए और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से नहीं घिरे रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली जो सरकार की नीतियां हैं उनको निष्पक्ष तरीके से लागू करना है और उसको इस बात से प्रभावित नहीं होनी चाहिए कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या जो सामने लोग हैं वो उसकी जात बिरादरी धर्म से हैं कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस समय मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे देश में। रोहित, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जिस दिन रिज़ल्ट आया तो आप, जब मैं उससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, तो आप ये तो 100% श्योर थे कि मेरा रिज़ल्ट इस बार मैं आईएएस बनूंगा ही। आपकी बातों से भी झलक रहा था उस समय, लास्ट टाइम जब हम मिले थे। तो जिस दिन कल रिज़ल्ट देखा आपने, तो अंदर से वो सेटिस्फेक्शन था कि उम्मीद थी कि मैं और बेहतर कर सकता था? क्या था वो चीज़ जानना चाहता हूँ। फर्स्ट फीलिंग क्या थी रिज़ल्ट देखने के बाद? जी बिल्कुल, जब मैंने रैंक अपनी देखी 517, मुझे ये तो कंफर्म था कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, बट हाँ एक ये था कि मैं इससे और अच्छा कर सकता था और डेफिनेटली आई वाज होपिंग फॉर अंडर 100 रैंक। और जो मेरा रिज़ल्ट है उसमें अगर वैकल्पिक विषय के नंबर मेरे काफ़ी कम रहे हैं, अब वो उसका वजह तो मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन ठीक है, ये तो रेस है, कोई आगे रहेगा कोई पीछे रहेगा, लेकिन इतने लोगों में ये स्थान प्राप्त करना ही मुझे लगता है काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। और जो लोगों का नहीं हुआ है मैं उनके लिए भी यही कहूँगा कि बहुत होनहार छात्र हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो शायद सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे से किसी भी मायने में कम है या वो 19 है मैं 20 हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय समय की बात होती है, कभी कभी आपकी किस्मत भी आगे पीछे रह जाती है। और मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। और ठीक है, यूपीएससी जीवन का एक पहलू है, यूपीएससी ही जीवन नहीं है। अब इस मौके को अगर मुझे मिला है तो मैं इसका पूरा एक समाज के लिए अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। एक सवाल रह गया था, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि जिस तरह से आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने नौकरी की और फिर नौकरी छोड़कर इस लाइन में आना, एकदम अलग फील्ड में आना, बीटेक कर रहे थे एकदम से आर्ट फील्ड में आना, ये डिसीज़न लेना, इस बारे में कैसे सोचा
कितना आप कन्विक्शन था इस डिसीज़न को लेने के लिए, क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट होते हैं वो कर कोई और चीज़ रहते हैं पर दिमाग में रहता है यार मैं ये कर सकता हूँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपने उस वक्त क्या सोचा, क्या था कि मैं अगर बाई चांस नहीं निकाल पाया तो हाथ से एक नौकरी भी जा सकती है 1.5 लाख की, तो उस समय फ्रेम ऑफ माइंड में क्या चल रहा था? अगर इस पे बारे में आप क्लियर थोड़ा बता पाएंगे तो जो हमारे एस्पायरेंट उनको भी बहुत हेल्प मिल पाएगी। जी बिल्कुल, यूपीएससी का जैसा आप लोगों को पता ही है कि एक 15 से 16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिस्क तो हमेशा ही रहता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अगर किसी नौकरी में हैं तो उसको छोड़ के इस परीक्षा को दें, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरा यूथ इस प्रिपरेशन को दिया है, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो अंदर से टूट जाते हैं और परिवार वाले भी शायद एक हद तक साथ देना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये रिस्क लें, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरे घर में हालात ठीक थे, मुझे मेरे मम्मी पापा द्वारा ये संतुष्टि मिल गई थी कि मैं आराम से तैयारी कर सकता हूँ 3-4 साल, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी फाइनेंशियली और किसी भी तरह की, तो इस वजह से मैंने फ़ैसला लिया। और क्योंकि दूसरी बात कि ये मेरा अंदर से सपना था, तो मुझे ये भी पता था कि अगर यूपीएससी उत्तीर्ण नहीं हुआ तो मैं जीवन में कुछ और अच्छा ज़रूर कर लूँगा, तो शायद इसी ने मेरे अंदर की वो आग बरकरार रखी। और जी बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो है, बट आई थिंक कि ये चीज़ ऐसी है जो सैक्रिफाइस तो मांगती है। देखिए 2 चीज़ें मेरे जो समझ में आई, पहली चीज़ कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप इकोनॉमिकल भी सपोर्ट रहना चाहिए, जो इनके साथ एक प्लस पॉइंट था इस चीज़ में। दूसरा, खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि एक बार को अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला तो मैं कुछ ना कुछ और अच्छा ज़रूर कर ले जाऊंगा। ये 2 चीज़ें जो मुझे समझ में आई इस बात से। तो अगर आप भी अभी किसी फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, लगभग कम से कम 3 से 4 साल। और दूसरी चीज़, आप कितना क्योंकि एक इंसान को खुद अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं, तो इन 2 बातों का ध्यान ज़रूर रखना ज़रूरी है, जो मुझे रोहित की बातों समझने आया। जी, एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकालने की कोशिश करते हैं तो 1.5 साल की तो एग्ज़ाम का प्रक्रिया है, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आता है और आज आप देख रहे हैं लगभग मई ख़त्म होने वाला है। अब रिज़ल्ट आया फरवरी 22 से लेके मई 23 तक, तो 1.5 साल का तो पेपर है अगर आप तैयार होके दे रहे हैं, और कम से कम 1.5 साल की तैयारी, तो 3 साल तो आपको लगेंगे अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने की कोशिश करेंगे। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रीलिम्स निकलता है, मेंस नहीं निकलता, मेंस निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकलता, और हर दिन ऐसा लगता है कि यार होगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं या किसी और सर्विस का फॉर्म भर देते हैं। तो शायद वही एक समय होता है जब इंसान को अपने आप से सवाल पूछना होता है कि नहीं, मैं फिर से उठ खड़ा हूँ और मैं फिर से पेपर दूंगा। हारना गलत बात नहीं है, हार के दोबारा ना उठ खड़ा होना मुझे लगता है गलत है। तो अगर आपके अंदर इतना परजीवरेंस, जिसको मैं बोलूँगा, अगर बिगेस्ट थिंग इज़ परजीवरेंस, एक बार को इंटेलिजेंस थोड़ा कम होगा चल जाएगा, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि परजीवरेंस इज़ द की, निरंतरता। तो ये अगर है तो यूपीएससी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो ये थे रोहित, जिन्होंने बहुत सारी बात बताई, और मैंने पहले बताया था हम दोनों क्लासमेट भी थे। बहुत सी शरारतों से लेकर आज इस सफ़र तक आज हम दोनों साथ बैठे हैं, तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है, और रोहित के घर वाले भी आज बहुत खुश हैं, और आंटी भी जहाँ भी होंगी आज सच में आज वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और रोहित ने बहुत सी बातें बताई हैं, ये वीडियो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, ज़रूर उनको मदद मिलेगी। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रोहित से कनेक्ट भी कर सकता हूं, जिनको अगर कोई भी राय चाहिए होगी इन फ्यूचर, तो रोहित बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि क्या डिसीज़न लेना है, कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आप जब लाइफ में लो फील कर रहे हैं उस समय आपको कैसे फिर से खड़ा उतरना है। तो बहुत सारी चीज़ें रोहित ने बहुत आसान तरीके से बताई है। हम भी रोहित, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रोहित। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।